ओशो ने एक बार कहा था, विवाह प्रेम का उत्सव नहीं, डर से बनी हुई एक जेल है। सच कहूं तो ये वाक्य जब पहली बार पढ़ा था तो एक एक झटका सा लगा था। हम्म। मतलब हम सब तो यही देखकर और सुनकर बड़े हुए हैं कि शादी एक पवित्र बंधन है, एक उत्सव है। और फिर कोई उसे सीधे सीधे जेल कह दे। हाँ, बिल्कुल। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी पूरी सामाजिक और क्या कहते हैं भावनात्मक कंडीशनिंग पर सीधा हमला है। सही बात है। ये वाक्य हमें असहज करने के लिए ही बना है, और शायद यही आज की हमारी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारा मकसद ये साबित करना नहीं कि ओशो सही थे या गलत, नहीं नहीं नहीं। बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि इतनी बड़ी, इतनी कठोर बात कहने के पीछे उनकी सोच क्या थी, वो किस गहराई से इस नतीजे पर पहुंचे। हाँ, क्योंकि बिना समझे सहमत या असहमत होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए आज इसी विचार की परतों को खोलते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो के लिए इस जेल का मतलब क्या था। क्या वो सच में हर शादी के खिलाफ थे या किसी और चीज पर निशाना साध रहे थे। और हम इस बात पर भी गहराई से चर्चा करेंगे कि ओशो प्रेम और डर को एक दूसरे से इतना अलग क्यों मानते थे, कैसे हमारे दिमागी बंधन, हमारी अपनी सोच एक प्यारे से रिश्ते को कैद में बदल सकती है। और सबसे जरूरी, हाँ, सबसे जरूरी कि अगर वो इसे एक समस्या की तरह देखते थे तो क्या उन्होंने कोई समाधान भी बताया। हाँ, या बस सब कुछ तोड़ने की बात की। बिल्कुल। मुझे लगता है ये यात्रा बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। तो सबसे पहले उसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर किसी के मन में आता है। क्या ओशो विवाह के विरोधी थे? क्या वो चाहते थे कि कोई शादी ही न करे? ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है, और हमारे स्रोत इस पर बहुत साफ हैं। ओशो का विरोध विवाह से उतना नहीं था जितना विवाह की संस्था से था। अच्छा। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, प्रेम जीवित है, संस्था मृत है। समस्या तब शुरू होती है जब आप एक जिंदा, बहती हुई नदी जैसी चीज को, यानी प्रेम को, एक मुर्दा पत्थर के ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। प्रेम जीवित है, संस्था मृत है, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? जब ओशो संस्था या इंस्टीट्यूशन कहते हैं तो असल में किन चीजों की बात कर रहे होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। संस्था का मतलब है वो सारी चीजें जो प्रेम के आसपास हमने खड़ी कर दी हैं और जिनका प्रेम से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है। जैसे विवाह एक कानूनी समझौता है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसमें संपत्ति का बंटवारा है, अधिकार है, कर्तव्य है। ये सब कानून की किताबों में लिखा है, दिल में नहीं। सही बात है। और इसके अलावा एक लेबल चाहिए। पति पत्नी का लेबल लगते ही समाज को आसानी हो जाती है। ये समाज की सुविधा के लिए है। और तीसरी और सबसे गहरी चीज है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। ये हमें अकेलेपन के डर से, भविष्य की अनिश्चितता से बचाने का एक इंतजाम है। तो आप देखिए, इसमें कानून है, समाज है, डर से सुरक्षा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें प्रेम हो। ओशो कहते हैं कि अक्सर प्रेम तो बस एक बहाना होता है इन सब चीजों को पूरा करने का। समझ गया। तो विरोध उस ढांचे से है जिसे हम प्रेम पर थोप देते हैं, और यहीं से हम उस शुरुआती वाक्य के दूसरे और ज्यादा चुभने वाले हिस्से पर आते हैं, डर से बनी हुई एक जेल। मतलब ओशो ये कह रहे हैं कि इस संस्था की नींव ही डर पर रखी है, प्रेम पर नहीं। एकदम। उनके दर्शन में प्रेम और डर एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है, वो दो अलग अलग ब्रह्मांड है जो एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। अच्छा। हाँ, प्रेम की भाषा पूरी तरह अलग है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे साथ होकर बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं भी हो तब भी मैं अपने आप में पूरा हूँ, अधूरा नहीं हूँ। प्रेम एक पूर्णता से दूसरे पूर्णता का मिलन है। ये निर्भरता नहीं, बल्कि अपनी खुशी को साझा करना है। ये तो बहुत मतलब एक आदर्श स्थिति लगती है। तो फिर डर की भाषा क्या है? वो प्रेम से इतनी अलग कैसे है? डर की भाषा ठीक इसकी उल्टी है। डर हमेशा कमी से, एक अधूरेपन से पैदा होता है। डर की भाषा कहती है, तुम मेरे हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, अगर तुम चले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा। ये एक तरह का भावनात्मक सौदा है। इसमें मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। यहां से अधिकार की भावना जन्म लेती है। और ओशो का तर्क ये है कि ज्यादातर शादियां इसी डर से होती हैं। हमारे स्रोत कुछ खास तरह के डरों की लिस्ट भी बताते हैं। बिल्कुल।
जैसे सबसे बड़ा डर है अकेलेपन का। राइट, इंसान को अकेले रह जाने का ख्याल ही डरा देता है। बिल्कुल। अकेलेपन का डर, फिर समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे, उम्र निकली जा रही है। हाँ, फिर बुढ़ापे का डर कि जब शरीर कमजोर होगा तो कौन देखभाल करेगा। और इन सब डरों के केंद्र में है एक गहरी असुरक्षा, एक इनसिक्योरिटी। डर को भविष्य के लिए गारंटी चाहिए, एक पक्का बीमा चाहिए। और यहीं से जेल की दीवारें खड़ी होनी शुरू होती हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि जिसे गारंटी चाहिए, जिसे सुरक्षा चाहिए, वो सामने वाले इंसान को आजाद नहीं छोड़ सकता। वो उसे कब्जे में करना चाहेगा। बिल्कुल सही नस पकड़ी है आपने। उसे अपनी संपत्ति बनाना चाहेगा। हाँ, जहां डर है वहां कब्जा होगा, पोजेसिवनेस होगी, और जहां कब्जा है वहां आजादी का गला घोट दिया जाता है। प्रेम को सांस लेने के लिए आजादी की खुली हवा चाहिए और डर उस हवा को ही रोक देता है। ओशो के मुताबिक ये डर की ईंटों से बनी जेल की पहली और सबसे मोटी दीवार है। और ये दीवार सिर्फ बाहर ही नहीं है ना, डर तो हमारे अंदर, हमारी भाषा में, हमारी सोच में भी घुस जाता है। हम मैं और तुम से सीधे मेरा और मेरी पर आ जाते हैं। मेरी पत्नी, मेरा पति, सुनने में तो ये बहुत अपनेपन वाला शब्द लगता है। पर ओशो इसे एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखते हैं। उनका एक बहुत ही पावरफुल वाक्य है, प्रेम में मेरा शब्द जहर है। जहर? हाँ, जैसे आप कहते हैं मेरी कार या मेरा घर, आप उसके मालिक बन जाते हैं, वो एक वस्तु है। जब आप कहते हैं मेरी पत्नी, तो अनजाने में आप एक जिंदा इंसान को भी एक वस्तु की तरह, एक संपत्ति की तरह देखने लगते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। मेरा शब्द जहर की तरह काम कैसे करता है? मतलब जैसे ही ये रिश्ते में आता है, अपने साथ और क्या-क्या लेकर आता है? जैसे ही मेरा शब्द आता है, उसके पीछे पीछे नकारात्मक भावनाओं की एक पूरी बारात चली आती है। सबसे पहले आती है जलन, जेलसी। अच्छा, पत्नी पर कोई और नजर डाल रहा है। ये प्रेम नहीं, ये मालिकाना हक का दर्द है। और मालिकाना हक से जन्म होता है अपेक्षाओं का, एक्सपेक्टेशंस का एक भारी बोझ। हाँ, बिल्कुल। कि अगर तुम मेरे हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, मेरी जरूरतों को पूरा करना होगा, मेरी खुशी का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल। हम सामने वाले इंसान को उसकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी जरूरतें पूरी करने वाली एक मशीन की तरह देखने लगते हैं। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जो कि कभी नहीं हो सकती, तो जन्म होता है नियंत्रण का, कंट्रोल का। हम दूसरे के फोन चेक करने लगते हैं, पूछते हैं कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे। हाँ। हम उनकी आजादी को धीरे धीरे छीनने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि दो आजाद इंसान, जो शायद कभी प्रेम की वजह से साथ आए थे, एक दूसरे के पहरेदार बन जाते हैं, जेलर बन जाते हैं। बिल्कुल। और ओशो कहते हैं, जहां पहरा है वहां प्रेम नहीं बच सकता। सवाल उठता है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, जरूर, अगर ओशो अधिकार, नियंत्रण और मेरा मेरी के इतने खिलाफ हैं, तो क्या वो प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट के भी खिलाफ थे? क्या वो चाहते थे कि रिश्ते बस आज हैं और कल नहीं वाले हों? ये एक और बहुत ही जरूरी सवाल है, और इस पर बहुत गलतफहमी होती है। स्रोतों से ये साफ है कि ओशो प्रतिबद्धता के विरोधी नहीं थे। अच्छा, वो अचेतन प्रतिबद्धता यानी अनकॉन्शियस कमिटमेंट के विरोधी थे। अचेतन प्रतिबद्धता, ये थोड़ा गहरा है, इसे आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो वादा जो आपने बिना पूरी तरह जागे हुए, बिना पूरी चेतना के साथ किया हो। वो वादा जो शायद आपने समाज के दबाव में या अकेलेपन के डर से या बस एक रस्म निभाने के लिए कर लिया। अच्छा, एक बार वादा कर लिया और अब पूरी जिंदगी उस वादे को ढोना है, चाहे आपका दिल गवाही दे या न दे। ये एक मजबूरी बन जाती है। ओशो इसी मजबूरी के खिलाफ हैं। तो फिर सचेत प्रतिबद्धता या कॉन्शियस कमिटमेंट क्या हुई? सचेत प्रतिबद्धता का मतलब है मैं आज तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मेरा दिल, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ होना चाहती है, किसी मजबूरी, किसी डर या किसी सामाजिक नियम की वजह से नहीं। ओशो के लिए सच्चा प्रेम या सच्ची प्रतिबद्धता हर रोज चुना जाने वाला एक फैसला है। ये कोई एक दिन का कानूनी एग्रीमेंट नहीं है जो पूरी जिंदगी आप पर थोप दिया जाए। मतलब ये हर सुबह उठकर अपने साथी को देखकर ये महसूस करना है कि हाँ, आज भी मैं अपनी पूरी मर्जी और खुशी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये एक रोज का चुनाव है, एक बार की सजा नहीं। लेकिन क्या ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं है? असल जिंदगी की भागदौड़ में जहां उतार चढ़ाव आते हैं, क्या एक मजबूत वादा हमें वो सुरक्षा नहीं देता जिसकी हमें जरूरत होती है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ओशो इसका जवाब सुरक्षा और सुविधा के फर्क से देती हैं।
वो कहती हैं कि हाँ, एक बार किया गया वादा सुरक्षा देता है, सुविधा देता है। आपको रोज-रोज सोचना नहीं पड़ता, लेकिन इस सुविधा और सुरक्षा की कीमत आप अपनी जागरूकता और अपनी जिंदगी की जीवंतता से चुकाते हैं। अच्छा। जहाँ सब कुछ तय है, वहाँ रोमांच खत्म हो जाता है। जहाँ कोई जोखिम नहीं, वहाँ विकास भी रुक जाता है। उनका आदर्श संबंध वो है जहाँ दो लोग एक दूसरे को सुरक्षा की जंजीरों से नहीं, बल्कि प्रेम की स्वतंत्रता से बांटते हैं। तो अगर हम अब तक की सारी बातों को जोड़कर देखें, तो तस्वीर काफी साफ हो रही है। हाँ। ओशो के अनुसार विवाह जेल इसलिए बन जाता है क्योंकि पहली बात, हम एक व्यक्ति से प्रेम करना छोड़कर उसकी भूमिका यानी रोल से प्रेम करने लगते हैं। बिल्कुल। हम एक अच्छी पत्नी या एक आदर्श पति चाहते हैं जो समाज द्वारा तय की गई भूमिका को निभाए। बिल्कुल। दूसरा कारण, हम रिश्ते में विकास यानी ग्रोथ की चुनौती नहीं चाहते, हम सुविधा यानी कन्वीनियंस चाहते हैं। हमें एक बना बनाया ढांचा चाहिए जिसमें हम आराम से फिट हो जाएं, हमें बदलना ना पड़े। सही बात है। और तीसरा और शायद सबसे गहरा कारण, हम जागरूक और जिंदा महसूस करने के बजाय सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। हम जीवन की अनिश्चितता से घबराते हैं। और इसी नुक्ते पर ओशो की वो सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली एनालॉजी आती है जो इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट देती है। हाँ, वो कहते हैं, प्रेम में जोखिम है, विवाह में बीमा। प्रेम एक अज्ञात सागर में छलांग लगाने जैसा है, बिना ये जाने कि आप तैरना जानते हैं या नहीं। इसमें डूबने का खतरा है। लेकिन इसमें एक नया महाद्वीप खोज लेने की संभावना भी है। बिल्कुल। और विवाह एक बीमा पॉलिसी खरीदने जैसा है, जहां आप हर जोखिम से खुद को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। और ओशो का अंतिम निष्कर्ष है, जहां जोखिम नहीं, वहां जीवन नहीं। बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन अगर समस्या इतनी बड़ी है तो समाधान क्या है? क्या ओशो ने सिर्फ समस्या बताकर हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया? क्या वो चाहते थे कि रिश्तों में पूरी तरह से अराजकता फैल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओशो ने अराजकता नहीं सिखाई, उन्होंने जागरूकता सिखाई। जागरूकता? हाँ। उनका समाधान विनाशकारी नहीं था, बल्कि बहुत रचनात्मक और ध्यान पर आधारित था। वो कहते थे कि समस्या को तोड़ो मत, समस्या को समझो। जैसे ही आप समस्या को पूरी तरह समझ लेते हैं, वो खुद ब खुद बदलने लगती है। तो उनके समाधान के सिद्धांत क्या थे? अगर कोई अपने रिश्ते को जेल बनने से बचाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? उनके समाधान के कुछ सरल सूत्र हैं जो सुनने में सरल पर करने में बहुत गहरे हैं। पहला, प्रेम को स्वतंत्र रहने दो, उसे किसी उम्मीद, किसी शर्त के पिंजरे में बंद मत करो। दूसरा, अपने साथी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसके विकास में सहयोगी बनो। उसे वो बनने दो जो वो बनना चाहता है, न कि वो जो आप उसे बनाना चाहते हैं। सही है। और तीसरा, संबंध को एक कर्तव्य या बोझ मत बनाओ, उसे एक खेल, एक उत्सव रहने दो। और अगर कोई विवाह करना ही चाहे तो क्या उसके लिए कोई रास्ता है? क्या एक विवाह जागरूक हो सकता है, या हर विवाह का अंत जेल में ही होना तय है? नहीं, ऐसा बिल्कुल तय नहीं है। ओशो कहते हैं कि यदि विवाह हो तो वह चेतना और जागरूकता के शिखर पर हो, जब दो लोग डर से नहीं बल्कि प्रेम की अधिकता से एक साथ आएं। जब दो व्यक्ति अकेले में इतने सुखी और पूर्ण हों कि उन्हें दूसरे की जरूरत न हो, लेकिन फिर भी वे अपनी खुशी साझा करने के लिए साथ रहना चाहें। वाह! ऐसा विवाह जो दो भिखारियों का नहीं बल्कि दो सम्राटों का मिलन हो, वो जेल नहीं बन सकता। तब दो लोग एक दूसरे के मालिक नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयात्री बनते हैं, एक दूसरे के मुक्ति में सहयोगी बनते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि ओशो ने विवाह को जेल इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर मामलों में उसकी नींव प्रेम नहीं बल्कि डर, असुरक्षा और सामाजिक दबाव पर रखी होती है। बिल्कुल। शासन वहां प्रेम का नहीं बल्कि डर का चलता है, जो आजादी को खत्म कर देता है। एकदम सही। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें एक गहरी उम्मीद छिपी है। अच्छा? ओशो ये नहीं कहते कि हर रिश्ता जेल है। वो कहते हैं कि अगर प्रेम में जागरूकता आ जाए, अगर संबंध में ध्यान का दिया जल जाए, तो कोई भी रिश्ता जेल नहीं हो सकता। तब हर पल एक नई खोज बन जाता है। समस्या विवाह नाम के लेबल में नहीं है, समस्या उस अचेतन अवस्था में है, उस नींद में है जिसमें हम अपने सबसे कीमती रिश्ते जीते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।
जाते जाते हम अपने सुनने वालों को सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ओशो की इस बाताबस पे एक बार शांति से विचार करें। आपका संबंध आपको ज्यादा आजादी देता है या आपकी आजादी छीनता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जवाब जल्दी में मत दीजिएगा। अगर इस बातचीत ने आपके मन में कोई नया विचार जगाया हो तो हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये चर्चा किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा जरूर करें। हम कल फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए।